9वीं कक्षा के छात्रों, पिछले पीरियड में हमने धूल पाठ का संक्षिप्त अर्थ समझने की कोशिश की थी। आज यही धूल पाठ का संपूर्ण अर्थ पाठ पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे। पाठ पढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि रामविलास शर्मा नवीन धूल से हमें क्या बताना चाहते हैं। अब धूल यानी क्या है, ये देखो, यहां मैंने कुछ डॉट्स डाले हैं। ये कुछ डॉट्स हैं, ये देखिए, ये डॉट्स हैं। ये डॉट्स क्या है? ये डॉट्स ही धूल के कण हैं। ये क्या है? सब धूल के कण हैं। तो ये धूल के कण हमें क्या सिखाते हैं? धूल के कण अब हमें ये कौन सी प्रेरणा देते हैं? क्या सिखाने जा रहे हैं धूल के कण? तो धूल के कणों से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो आज वही हमें इस पाठ में देखना है। बच्चों, धूल, कचरा, 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 धूल, ये उड़ते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत समय, बहुत बार देखा होगा। ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದ, ಗಾಳಿ ಜೋರ್ ಬೀಸ್ತದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕಸ, ಈ ಮಣ್ಣು, ಇದರಿಂದಲೂ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು. इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मानना है रामविलास शर्मा नवीन का। तो रामविलास शर्मा आपको इस पाठ से क्या बताना चाहते हैं? अब मैं ये पाठ पढ़कर आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। ये पाठ पढ़कर, तो ये पाठ में कवि, पाठ में लेखक रामविलास शर्मा क्या बता रहे हैं, सुनो। मैं पाठ को पढ़ता जाऊंगा। सभी बच्चे, जब मैं पाठ पढ़ रहा हूं तो आपका ध्यान किताब में हो, आप किताब में देखोगे। पिछले सप्ताह जब मैंने इसका संक्षिप्त अर्थ बताया था, उसके बाद में मैंने एक पीडीएफ भी भेजा था आपको, जिसमें संक्षिप्त अर्थ समाया हुआ था। आज हम पढ़ते हुए पूर्ण अर्थ देखेंगे कि धूल पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। रामविलास शर्मा हमें इस पाठ से क्या सिखाना चाहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। हिंदी कविता की एक सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हिंदी कविता एक ऐसी कविता है जिसमें एक कविता की एक पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि धूली भरी, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। अब धूल में खेलना सबसे अधिक किसको प्रिय होता है? बच्चों को। अब अगर प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रेसिडेंट, राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर धूल में, कीचड़ में खेल रहा है तो लोग क्या कहेंगे? लोग उसको पागल कहेंगे, पागल। आर यू हाफ मैड? आर यू हाफ मैड? आर यू मेंटली रिटायर्ड? ऐसा कहेंगे। लेकिन वही एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा, जिसको अभी चलना भी नहीं आता, वो बच्चा अगर धूल में खेलता है तो सब क्या कहेंगे? वाह 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 वाह, कितना अच्छा है, कितना अच्छा बच्चा है ये, कितना अच्छा खेल रहा है, ऐसे कहकर उसकी तारीफ करेंगे। तो यहां पर लेखक
यही बात आपको स्पष्ट करना चाहता है धूल के विषय में। धूल से सबसे अधिक प्रेम बच्चों को है। तो बच्चे कैसे धूल से अपना नाता जोड़ते हैं, सुनो। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। हीरे के प्रेमी यानी जो डायमंड को बनाने वाले लोग हैं, जो लोग डायमंड से प्रेम करते हैं, वो डायमंड को और भी ज्यादा शार्प देखना पसंद करेंगे। अब आपने डायमंड तो नहीं देखा, लेकिन यहां मेरे हाथों में एक चमकता हुआ आपको ब्रेसलेट नजर आ रहा है। तो इसमें स्फटिक है, ये स्फटिक माला है। तो ये स्फटिक माला भी उतना ही चमकती है हीरे की तरह। यहां और एक स्फटिक माला है जो आपको यहां नजर आएगी। ये भी स्फटिक माला हीरे की तरह ही चमकती है। तो इसकी चमक रात के समय और बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों, यहां पर इसकी चकाचौंध में, इसकी चकाचौंध यानी इसकी चमक आपको बहुत भाती है, अच्छी लगती है। हीरे के प्रेमी को अगर धूल भरे वातावरण में खेलने के लिए कहेंगे तो वो खेलेगा क्या? नहीं खेलेगा। उसे लगेगा छी गंदा है वो गंदगी में कौन जाएगा, ऐसा कहेगा। तो यहां कवि क्या कहना चाहता है, सुनो। परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह है धूली भरा। धूली भरा ही अच्छा लगता है। हीरा तो अपनी जगह है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, लेकिन आपके इस पाठ में धूल से भरा हुआ बालक भी किसी हीरे से कम नहीं है। धूल से भरा बालक भी किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि वो भी उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही महान है। तो यहां पर कवि, ये लेखक क्या कहना चाहता है, सुनिए। तो जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। अब ऐसा धूल में लिपटा हुआ बच्चा, धूल में लिपटा हुआ, धूल मुंह पर लगाया है, शरीर पर लगाया है, ऐसा बच्चा आपको कहां मिलेगा? हाईटेक सिटी में मिलेगा क्या? आपको ऐसा बच्चा बेंगलोर में, मैसूर में, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में मिलेगा क्या? हाईटेक सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां धूल ही देखने को नहीं मिलती। वहां तो केवल बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वहां पर पेड़ पौधे भी नहीं दिखाई देते। अब धूल भरा बच्चा कहां मिलेगा आपको? तो धूल भरा बच्चा आपको सिर्फ देहातों में मिलेगा, विलेज एरिया में मिलेगा, जहां वो बच्चे का पालन हुआ है, उस शिशु का पालन हुआ है। वो बच्चा केवल आपको गांव की गलियारों में मिलेगा। निम्गे अंत मगु बगे हಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ। ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನು। ಎಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಗಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಇಂಥ ಮಗು ಆ ವಜ್ರಗತೆ, ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಗತೆ ಇದೆ। ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇ ಈ ಮಗುನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ ಇದೆ। तो यहां पर देखिए, जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है,
वह धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। जैसे एक फूल परमात्मा के शीश पर बैठने पर उसका श्रृंगार बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक धूल वाला बच्चा, उसके मुंह पर लगी हुई धूल उसको और ज्यादा निखार देती है, उसे और ज्यादा सुंदर बना देती है। जैसे लड़कियां अपने चेहरे को फेयर एंड लवली लगाती है, फाउंडेशन लगाती है, काजल लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, अपने इस चेहरे को और भी सुंदर बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या लगाती है, लेकिन तब भी वो सुंदर नहीं नजर आती। लेकिन ये बच्चा सिर्फ अपने चेहरे को धूल मिट्टी लगाकर इतना सुंदर हो गया। कितनी अजीब कल्पना है लेखक रामविलास शर्मा की, कितनी अजीब कल्पना है। ऐसा बच्चा तो शायद इस भूमि पर देखने भी ना मिले। आपने कई बार सुना होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स क्या है? कुछ नहीं है। ये बच्चा देखो कितना सुंदर है, ये बच्चे में कितनी सुंदरता छुपी हुई है, वो देखो आप। धूल लगाकर भी, कीचड़ लगाकर भी, गंदगी में खेलकर भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अभिजात वर्ग का मतलब है एक ऊंचा वर्ग, एक पढ़ा लिखा वर्ग। ये जो लोग हैं, हाईटेक सिटी में रहने वाले लोग, इन्होंने प्रसाधन की सामग्री यानी मेकअप किट, प्रसाधन की सामग्री यानी मेकअप किट बहुत सारे बनाकर रखे हैं। आजकल तो मेकअप किट के लिए ब्यूटी पार्लर फेमस है, ब्यूटी पार्लर प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऐसे प्रसाधन के कई आविष्कार हैं, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री धूल नहीं है, धूल हो गई है। तो यहां पर धूल नहीं हो गई, आप कोई प्रश्न कर रहे हैं वो, यानी प्रसाधन सामग्री यानी मेकअप किट बहुत सारे बन गए आजकल जमाने में। आपको लैक्मे का मेकअप किट मिलेगा, आपको वो और दूसरे अलग अलग कंपनियों के फेयर एंड लवली का किट मिलेगा, कई ऐसे वो लोरियल बोलकर है उसका भी किट मिलेगा। ये सुंदरता को बढ़ाने वाले किट है, लेकिन ऐसा किट आपको नहीं मिलेगा, ऐसी सामग्री आपको नहीं मिलेगी जो धूल में भरे हुए बालक को भी सुंदर बना देती है। बच्चों, अभी मैंने सिर्फ आपको एक पैराग्राफ बताया, सिर्फ एक पैराग्राफ का वर्णन किया। तो ये एक पैराग्राफ से हमको ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें असली सुंदरता कोई है तो वो है प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता ही सबसे ज्यादा है, सबसे अलग है। प्राकृतिक सुंदरता के आगे दूसरी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो बच्चों, हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचाना चाहती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचाना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो,
भोलानाथ के संसर्ग के से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूली, ऐसे लरी कान की उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। बच्चों, अब दूसरा पैराग्राफ आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरे पैराग्राफ में लेखक रामविलास शर्मा आपसे क्या बताना चाहते हैं? तो लेखक रामविलास शर्मा दूसरे पैराग्राफ में आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता यानी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है? तो हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचाना चाहती है, यानी हमको वो गंदी चीजों से दूर रहना सिखाती है। गंदी चीजों से दूर रहना ये सिखाती है। वह आसमान में अपने घर बनाना चाहती है। आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद पर घर बनाने की बात कर रहा है। आसमान में घर बनाने का मतलब है चांद पर घर बनाने की बात कर रहा है। ऐसे में अगर कोई बच्चा धूल में खेल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? यू आर फ्रॉम 18th सेंचुरी। हम उसको कहेंगे यू आर फ्रॉम 18th सेंचुरी, तुम 18वीं सदी के हो, हम 21st सेंचुरी के हैं, क्योंकि हम ऐसी गंदी चीजों से खेलते नहीं है। तो यहां पर वह आसमान में घर बनाना चाहती है, इसीलिए शिशु भोलेनाथ से कहती है धूल में मत खेलो बेटा। छी, क्या है गंदा बालक हो तुम, हाँ इतना छोटा बालक, अरे तुम गंदगी में खेल रहे हो, तुम आसमान में जाने के सपने कब देखोगे? इसका मतलब तुम्हें आगे बढ़ना है। बच्चों, एक समय होता था बच्चे 8 वर्ष में नहीं तो 5 वर्ष में वो स्कूल जाते थे, लेकिन आज बच्चे 3 वर्ष में स्कूल जाते हैं। एक समय था 5 वर्ष में बच्चे स्कूल जाते थे, आज 3 वर्ष में स्कूल जा रहे हैं। यानी हम बच्चों का डेवलपमेंट इतना फास्ट करना चाहते हैं, उसको इतनी सारी बातें बचपन में ही सिखाना चाहते हैं। अब अगर मैं एक बच्चे को कहूंगा, ए छी गंदे बच्चे, हाँ तुमको आसमान में जाने का सपना देखना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम यहां धूल में खेल रहे हो, छी गंदे हो तुम, तो वो बच्चा मेरी बात समझेगा क्या? वो बच्चा मेरी बात समझेगा क्या? कभी नहीं समझेगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। He doesn't know anything. लेकिन आज हो क्या रहा है? आज बच्चों का बचपना समाप्त हो गया है। आज बच्चे बेचारे 3 साल में बेबी सिटिंग में जाकर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद में नर्सरी में, फिर LKG में, फिर UKG में। क्या क्या बनाकर रखा है हमने? बेबी सिटिंग, नर्सरी, प्री-KG, LKG, प्री-KG के बाद लोअर KG के बाद में अपर KG, UKG, अपर KG, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड। यानी ये बेचारे का बचपन ही समाप्त हो गया। और स्कूल में आने के बाद में सिट क्वाइट, कीप क्वाइट, लिसन केयरफुली, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन केयरफुली, ऐसा हम बच्चे को बोलते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा बेचारा क्या समझेगा? उसको तो अपनी हिंदी भाषा, अपनी कन्नड़ भाषा जो मातृभाषा है उसकी, वो भी ठीक ढंग से बोलना नहीं आता। लेकिन बेबी सिटिंग स्कूल में जाकर गुड मॉर्निंग, अब वो क्या सीखेगा? उसका बचपना तो समाप्त हो गया। आज लेखक आपको इस धूल पाठ से यही सब बताना चाहते हैं कि हम कितना प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों पर, और वो भी उस समय जब बच्चे छोटे हैं, जब धूल में खेल रहे हैं, और उसको हम बोल रहे हैं कि धूल में मत खेलो। यहां लिखा हुआ है, देखो,
धूल में मत खेलो। हम ये बातें उसको तब कर रहे हैं बेचारे को जब चलता भी नहीं आता। भोलानाथ को जब चलना भी नहीं आता तब हम उसे कह रहे हैं बेटा धूल में मत खेलो, तुमको आसमान में घर बनाना है, तुमको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है। बताओ उस बच्चे को क्या समझ में आएगा? भोलेनाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे, नकली यानी डुप्लीकेट, नकली का मतलब है डुप्लीकेट, नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। वो बेचारा क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा। उसको तो अर्थ भी नहीं मालूम, साइंटिस्ट क्या किसे कहते हैं, आसमान किसे कहते हैं, ये भी नहीं मालूम उसको। देखो जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर, एक कवि ने लिखा था, एक कवि ने लिखा था। वो बच्चे बहुत महान हैं, वो बच्चे बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, जिन्होंने क्या किया था, धन्य धन्य है वे, धन्य धन्य वे है नर, मैले जो करत गात, मैले जो करत गात यानी पूरा शरीर गंदा कर लेते हैं, ऐसे बच्चे गात, कनिया लगाए धूरी ऐसे लगी कान की, यानी जो अपने शरीर को पूरा गंदा कर लेते हैं, मुंह पर कीचड़ लगा लेते हैं, धूल लगा लेते हैं, मेरे अनुसार वो बच्चे अपने बचपन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, अपने बचपन का पूरा आनंद वो उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बचपना क्या है। महानगर में, हाईटेक सिटी में रहने वाले बच्चे बचपना उनको पता नहीं होता। उनको तो हम 3 साल में शूज, सॉक्स पहनाकर, टाई पहनाकर, टाइट कपड़े पहनाकर, यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेज देते हैं। जिस उम्र में उन्हें धूल में खेलना है उस उम्र में वो बेचारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमने उनके बचपन को छीन लिया है, हमने उन बच्चों के बचपन को छीन लिया है। ये पाप हमें नहीं करना है, ये पाप हमें नहीं करना है। यही बात रामविलास शर्मा इस पाठ में हमसे कहना चाहते हैं। देखो उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने से कुछ न रखा था। क्या अब यहां पर उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था, यानी यहां हम अपने ही हाथों से बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। धन्य धन्य में ही, धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैल शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरीकान कहकर उसे भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी, धूल भरे हीरो का नहीं। बच्चों यहां पर ये धूल भरा हीरा तो कहलाया, लेकिन हमने इसे बचपन में ही कितना सारा इसके ऊपर बोझ डाल दिया, कितना सारा बोझ डाल दिया। बताओ इसका बचपना कहाँ खो गया? इसके शरीर में, इसमें जो हीन भावना थी उसे हमने व्यंजित कर दिया, हीन भावना को हमने बढ़ा दिया। उसके हीन भावना को ये कहकर कि तुम गंदे हो, तुम मैले हो, उसका अपमान कर दिया और उसे एक दूसरे रास्ते पर पहुंचाने का प्रयत्न किया। बच्चों शिशु भोलानाथ के विषय में आगे वो क्या कहते हैं सुनो। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैल जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी। उबकाई यानी जी मतलाने लगा,
ऐसे हमने मैले बच्चे को देख लिया। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है। जो बचपन में धूल में खेला है वो अखाड़े के अंदर, अखाड़ा यानी पहलवान का अखाड़ा, पहलवान का अखाड़ा, तो पहलवान के अखाड़े में भी वो इस धूल से दूर नहीं रह पाएगा, वरन तेल और मट्ठ से सिसाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसे सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बतर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो, उसकी मांसपेशियां फूल उठाती है, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद्व चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बनाया हुआ है। बच्चों लास्ट लाइन ध्यान से सुनो, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का बनाया हुआ है। हम क्या खाते हैं, हम जो भी अन्न खाते हैं वो उगता कहाँ है, वो इसी मिट्टी में उगता है, और इसी मिट्टी में उगने वाला अन्न हम जब खाते हैं तो उसी अन्न को खाकर हम अपने इस शरीर को बनाते हैं और उसी मिट्टी से हम नफरत करने लगते हैं। बच्चों इस थर्ड पैराग्राफ में लेखक ने बहुत अच्छी बातें बताई है। लेखक एक एक बात पर आप उसके ध्यान दो, लेखक के एक एक बात पर ध्यान दो। लेखक कहना चाहता है कि आज मिट्टी से नफरत क्यों हो रही है। एक जमाना था लोग बचपन में भी मिट्टी में खेलते थे और जवान होने के बाद में वही बच्चे लठ खेलते थे। लठ यानी पहलवानी करते थे। वही बच्चे मैदान में कुश्ती खेलते थे। आपने दंगल फिल्म में देखा होगा, दंगल फिल्म आमिर खान का, तो उस दंगल फिल्म में क्या है, कुश्ती है। तो वो कुश्ती में खेलते थे, उनका संबंध मिट्टी से जुड़ा हुआ था और मिट्टी से ही उनका शरीर इतना मजबूत बना था क्योंकि ये शरीर भी इसी मिट्टी का दिया हुआ है। और हम मिट्टी से नफरत करने लगे हैं। हम अंतरिक्ष पर जाने की बातें करते हैं, हम साइंटिस्ट बनने की बातें करते हैं, हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। क्यों हम मिट्टी को भूल गए हैं। बच्चों ये एक वाद विवाद का विषय है। इट्स अ बिग डिबेट। यू हैव टू शो योर क्वालिटीज। अपने गुणों को दिखाओ, और आपको अपने गुणों को दिखाना है तो इस मिट्टी से जुड़कर रहना है। इस मिट्टी से अलग रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नई दुनिया की बात कहो चलेगा, लेकिन पुराने समय को मत भूलो। पहले लोगों की उम्र 100 साल की हुआ करती थी क्योंकि वो लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, धूल से जुड़े हुए थे। आज लोगों की उम्र 40 साल है, 60 साल है, 60 इयर्स है। क्यों इतनी उम्र कम हो गई, क्यों 60-70 पर लोग रुक गए? क्योंकि हमारा संबंध मिट्टी से कट गया, मिट्टी से हम अलग हो गए। मिट्टी से जब हम अलग हो गए तो हम अकेले पड़ गए। तो बच्चों आने वाले पीरियड में और आगे का अर्थ मैं स्पष्ट करूंगा। ये पाठ घर से अच्छी तरह से पढ़ो, घर में बैठकर आप अच्छी तरह से ये पाठ पढ़ो और इसके अर्थ को समझो, ताकि आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना आए। अब इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर है इसे मैं PDF के रूप में आपको भेज दूंगा और उसे भी ध्यान से पढ़कर अपनी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करो। देखो बच्चों,
9वीं कक्षा में आने के बाद आप में इतना ज्ञान तो अब आ ही गया है कि क्या सही है क्या गलत है आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो आने वाले दिनों में आप इस पर अधिक विचार करो। इस पाठ में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक नए दिशा की ओर ले जाएगी, हमें फिर से उसी मिट्टी की तरफ ले जाएगी जिस मिट्टी से हमारे पूर्वज जुड़े हुए थे। धन्यवाद।